जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? आज हम देखने वाले हैं जंगू। तो मूवी की शुरुआत में एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। जैसे उस एस्ट्रोनॉट के बारे में नासा और बाकी स्पेस सेंटर को पता चलता है तो उसे स्टडी करने में लग जाते हैं। इसके बाद अगला दिन दिखाया जाता है। ये तारीख होती है अक्टूबर की। हर तरफ बस इसी के बारे में बातें हो रही थी। एस्ट्रोनॉट धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस दौरान एक पार्क में हम निशा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि जॉगिंग कर रही होती है। पेशे से तो निशा एक रिपोर्टर होती है। यहाँ निशा को एक आदमी देखकर अपने दोस्त गौतम को कॉल करता है। उसको बताता है कि भाई निशा यहाँ पर है तो जल्दी से आ जा। गौतम की बात करें तो वो एक न्यूरो सर्जन है, यानी कि एक डॉक्टर। अब उसकी और निशा की कहानी क्या है ये तो हमें आगे जानने को मिलेगा, लेकिन अभी के लिए आप ये जान लो कि गौतम निशा से बहुत प्यार करता है। एंड जब गौतम यहाँ पर आकर निशा से बात करने की कोशिश करता है तो वो गौतम को उल्टा सीधा सुनाकर चली जाती है। सभी न्यूज चैनल पर एस्ट्रोनॉट के बारे में ही बातें हो रही थी। यहाँ तक कि निशा जिस चैनल के लिए काम करती है वहां भी इस बारे में बात करने के लिए माइकल नाम के साइंटिस्ट को बुलाया जाता है। निशा माइकल से पूछती है कि जो एस्ट्रोनॉट पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या उससे कोई खतरा है हमको? इस पर माइकल भी कहता है कि जिस रफ्तार से एस्ट्रोनॉट पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, पृथ्वी के पास आते ही वो छोटे छोटे टुकड़ों में पीस हो जाएंगे। इससे फिलहाल तो कोई खतरा नहीं दिख रहा है, लेकिन कह नहीं सकते। उसके बाद अगला दिन शुरू होता है, यानी कि 2 अक्टूबर। गौतम सुबह 7 बजे सोकर उठता है तो दरवाजे पर उसकी मेड सब्जी वगैरह लेकर आई होती है। एंड काम करते करते उस मेड से एक प्लेट टूट जाती है। एंड इस पर गौतम उसे कुछ नहीं बोलता। तब गौतम की माँ का फोन आता है। उसे कहती है कि बेटा कब तक तुम अतीत में जीते रहोगे, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। गौतम जवाब देता है कि माँ तुम्हें तो पता है ना कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, फिलहाल आप फोन रखो प्लीज, मुझे हॉस्पिटल जाना है। एंड कुछ देर के बाद गौतम अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल से निकल जाता है। जिस दौरान रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने एक शराबी आ जाता है और वह शोर मचाते हुए एक्सीडेंट का नाटक करने लग जाता है। अब गौतम क्यों लेट हो रहा था तो वो जल्दी से छुटकारा पाने के लिए उसको कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। एंड तभी गौतम को हॉस्पिटल से एक फोन आता है। असल में हुआ यह था कि पाकिस्तान से आई एक बच्ची को गौतम का ऑपरेशन करना होता है। अगर वो नहीं हुआ तो बच्ची बेचारी मर जाएगी। इस वक्त उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। गौतम भी स्टाफ से कहता है कि आप लोग सर्जरी की तैयारी शुरू कर दो, मैं रास्ते में ही हूँ। इधर हॉस्पिटल से हम दूसरा डॉक्टर रमेश, जो कि गौतम से जलता है, वो कहता है कि हर बार इंपॉर्टेंट सर्जरी गौतम को ही क्यों दी जाती है। इसी बीच गौतम आ जाता है और सर्जरी होती है शुरू, जो कि सक्सेसफुल भी रहती है। फिर वो अपने स्टाफ से बच्चे को आधे घंटे ऑपरेशन में रखने के लिए कह देता है। एंड गौर करने वाली बात यह है कि ऑपरेशन थिएटर से सभी लोग जा चुके होते हैं सिवाय रमेश को छोड़कर। साथ ही साथ अब गौतम को बेस्ट ऑफ डॉक्टर ऑफ द ईयर का इनाम भी मिलने वाला होता है और इस कारण उसे निशा के न्यूज चैनल में बुलाया जाता है और इत्तेफाक से निशा ही उसका इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू के बाद गौतम निशा से बात करने की कोशिश करता है, मगर हमेशा की तरह वो उसको नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। अब बेचारा यहाँ गौतम पिछली बातें सोचने लग जाता है। असल में हुआ यह था कि निशा और गौतम जब पहली बार मिले थे तो गौतम को उसको पहली नजर में देखकर प्यार हो गया था। जल्दी फिर उनकी दोस्ती भी हो गई थी और किस्मत से निशा के माता पिता शादी करने के लिए गौतम का रिश्ता लेकर आ जाते हैं, जिसके लिए निशा हाँ कर देती है क्योंकि उसे लगा था कि गौतम उसका दोस्त है, वो उसको समझेगा कि निशा को एक बड़ा न्यूज रिपोर्टर बनना है। शादी के बाद निशा अपने काम में इस कदर डूब जाती है कि वो ना तो गौतम को टाइम देती है और ना ही उसके परिवार वालों को। हालांकि उसने गौतम से शादी से पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया था कि मुझे सबसे पहले न्यूज रिपोर्टर पर फोकस करना है। फिर जो हुआ कि वक्त के साथ इन दोनों में चीजों को लेकर लड़ाई शुरू हो गई थी और एक वक्त ऐसा आया कि निशा गौतम से अलग हो जाती है। ये सारी बातें सोचने के बाद गौतम अपने घर चला जाता है और इस दौरान रास्ते में उसको पता चलता है कि जिस बच्चे का गौतम ने ऑपरेशन किया था वो बेचारी मर चुकी है। एंड अब गौतम सोचने पड़ जाता है कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ था पर बच्ची मरी कैसे। इस चीज को लेकर वो बेचारा बहुत उदास हो जाता है क्योंकि पहले तो उसकी जिंदगी में उदासी थी और ज्यादा उदासी हो जाती है। एंड तब उसका मूड ठीक करने के लिए उसको गौतम का दोस्त थोड़ी सी पार्टी करते हैं, लोगों को अपने साथ घर पे लाया होता है और यहाँ सभी को दारू वगैरह पार्टी वगैरह करते हैं। फिर गौतम जो सो जाता है और अब रात को हम हॉस्पिटल में से फोन आता है कि एक महिला काफी सीरियस कंडीशन में है। एंड ये सुनते ही गौतम तुरंत निकलता है, तो लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तभी वो आसमान से उसी एस्ट्रोनॉट को देखता है जो कि तेज रोशनी से बदल जाता है और उसको देखते ही सीन कट होकर सुबह के सीन पर होता है शिफ्ट। गौतम अपने घर में सोकर उठता है। उसकी घड़ी में 7 बजे होते हैं और वह दरवाजे पे मेड नॉक करती है। वो सब्जी वगैरह लेकर आई होती है, फिर उससे प्लेट टूटती है और फिर उसके बाद उसकी माँ का फोन आता है। ये देखकर गौतम इस बारे कहता है कि अरे तुम रोज कितनी प्लेटें तोड़ोगी। जवाब में मेड कहती है सर ये तो आज ही पहली बार हुई है टूटी है, उससे इससे पहले तो कभी टूटी नहीं क्या। एंड फिर उसको गौतम की उसकी माँ का फोन आता है जो दोस्तों जो पहले हुआ था वो दोबारा उसको शादी करने की बात कहती है। तो गौतम चिढ़कर अपनी माँ से कह देता है कि प्लीज माँ रोज रोज ये बातें मत क्या करो, मुझे अभी निकलना है। कल भी तो मैंने आपको कितनी बार इसी का जवाब दे दिया था। अब गौतम की माँ भी उससे कहती है बेटा मैंने कल तुझसे तो कब बात ही नहीं करी, हमारी तो पिछले हफ्ते से ही बात नहीं हुई है और तू कह रहा है कि मैंने कल तेरे से बात करी। अब दोस्तों ये चीज गौतम को दोबारा से काफी अजीब लगती है। फिर वो बाहर जाता है, मतलब हॉस्पिटल के लिए निकलता है। इस दौरान उसकी गाड़ी के सामने फिर से एक शराबी आ जाता है जिससे पैसे देकर तुरंत हॉस्पिटल निकलता है।
एंड यहाँ उसे पाकिस्तानी लड़के का ऑपरेशन करना है जो उसे पहले किया था। ओ माय गॉड, ये सब कुछ रिपीट हो रहा है। गौतम कहते हैं कि अरे कल ही तो मैंने इसका ऑपरेशन किया था और तुम लोगों ने बताया था कि बाद में उसकी मौत हो चुकी है। वो लोग गौतम से कहते हैं नहीं सर, आज ही तो इसका ऑपरेशन होना था। तो दोस्तों आप समझ गए हो ना कि फिलहाल यहाँ पर गौतम को ऑपरेशन करना होता है, फिर उसे आधे घंटे के लिए बाद ऑपरेशन में रखने के लिए कहा जाता है। फिर वो निशा को इंटरव्यू देने के लिए जाता है। उसके बाद दोस्त उसके गौतम के घर पर सीने पीने के लिए आते हैं। यहाँ गौतम किटी से कहता है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ही दिन को कई बार जी रहा हूँ। और इस बार किटी से उसे कहता है कि यार क्या भाई यार चीजों को तू, ये जोबू कहता है कि तुम्हें जो जाबू होगा। फिलहाल शायद जल्दी 12 बजे हो जाते हैं और अगली सुबह गौतम दोबारा से 7 बजे उठता है। फिर से उसके साथ वही सारी चीजें होने लगती है। गौतम एक दिन को कई बार जी रहा होता है। जैसे ऐसे कैसे, इस बार गौतम अपनी मेड से कह देता है कि क्या तुम रोज रोज एक ही चीज करती रहोगी क्या। एंड उसे शराबी कभी इस बार गौतम अच्छा मजा चकाता है, मतलब उसको वो थोड़ा मारता भी है, तो वो अब कई और चीजें अलग हो जाती है और कुछ लोगों की मदद भी करता है। एंड हम इस चीज में डिटेल में नहीं जाएंगे, मेन कहानी पर फोकस करेंगे। तो अगले दिन गौतम जब वो दोबारा से वही दिन जीता है तो वो फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट से मिलता है। इस साइंटिस्ट का नाम फ्रैंकलिन होता है और गौतम फ्रैंकलिन से कहता है कि सर मैं एक ही दिन को कई बार जी रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है, आप मेरी मदद कीजिए प्लीज, आप आज ही सब कुछ कर देना चाहिए, नहीं तो मुझे फिर कल आपको फिर दोबारा समझाना पड़ेगा। एंड फ्रैंकलिन उसको बताता है कि तुम एक टाइम में फंस गए हो बेटा, इस बारे में किसी के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, तुम अभी जाओ और जैसे ही मैं उस प्रोजेक्ट को तैयार कर लूंगा वैसे ही मैं तुम्हें यहाँ पर अपने पास बुला लूंगा और मुझे दोबारा से तुम सब कुछ बताना बाहर। फ्रैंकलिन माइकल से बताया, जो दोनों मिलकर किसी जंगो नाम के प्रोजेक्ट में बातें कर रहे होते हैं। जब ये जंगो क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद गौतम इस चीज को अपनी किस्मत मान लेता है और इस दिन को ही जीने लग जाता है। बार बार वो टीवी पर एक न्यूज देखता है तो पता चलता है कि शहर में कहीं भी एक यूएफओ देखा गया था, जिस कारण वहाँ काफी लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और दुनिया भर के साइंटिस्ट उस यूएफओ स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। इस पॉइंट पर गौतम को समझ में आ जाता है कि जो उसने स्टोरी देखा था वो असल में यूएफओ ही था। उसी से निकली रेडिएशन की वजह से गौतम एक लूप में फंस गया था। आगे गौतम एक न्यूज को देखता है जो ऑफिस के बाहर निशा को किसी ने गोली मार दी थी और वह हॉस्पिटल में एडमिट थी। ये देखकर गौतम तुरंत हॉस्पिटल के निकलता है। उस दौरान 12 बज जाते हैं और ये इस दिन से फिर रिजल्ट में हो जाता है। अगले दिन फिर गौतम दोबारा 7 बजे उठता है और उसे निशा को बचाना है। कैसे भी करके वो जल्दी से निशा से मिलने उसके घर जाता है, उसको सब कुछ के लिए समझाने की कोशिश करता है। साथ ही वो बताता है कि तुम्हारी जान को खतरा भी है, लेकिन निशा तो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती, विश्वास भी नहीं करती। और उसको फिर गौतम उसी की रात को ऑफिस के बाहर रुक जाता है और रात में निशा निकल जाती है तो उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी दो लड़के बाइक से आकर निशा को गोली मारकर चले जाते हैं और निशा की भी वहीं पर मौत हो जाती है। 12 बजते ही दिन दोबारा से रिसेंट हो जाता है और फिर इस बार गौतम निशा के बाहर जाकर ये पता करने की कोशिश करता है कि आखिर वो कौन है जो निशा को मारने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम हो जाती है निशा के, जब वो अपनी गाड़ी से निकलती है तो गौतम उसका फिर हर बार पीछा करता है और जैसे ही बाइक वाला बंदा निशा को मारने की कोशिश करता है गाड़ी के आगे आ जाता है तो गौतम अपनी गाड़ी से उस बाइक वाले को ठोक देता है, जिससे कि वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर भेजा किसने है और कौन है तुम्हें, बार बार ये पूछता है। इतने में यहाँ चला जाता है, मतलब कि फिर से गौतम को निशा को बचाना होगा। फिर दोबारा से रिसेंट हो जाता है और अगले दिन फिर गौतम निशा के ऑफिस जाकर उसके वर्कर को पूछता है कि आखिर निशा ने हाल ही में कोई ऐसे स्टिंग ऑपरेशन किया था, मिशन वगैरह किया जिसमें उसकी जान को खतरा कोई हो सकता है। इस पर सामने वाला कहता है कि शहर में एक पर्टिकुलर इलाके में लगातार लड़कियों का किडनैप हो रहा था, तो काफी लड़कियां उस जगह पर से गायब हो चुकी थी। दोस्तों रात में निशा भी वहीं पर जगह ही थी जहां से कुछ गुंडों ने उसे किडनैप कर लिया था। अब निशा ने अपने आसपास कैमरा, माइक्रोफोन और ट्रैकर छिपाया हुआ था तो वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। उसे ट्रैक करते हुए निशा की टीम पुलिस के साथ वहां पर पहुंच गई थी, जहां पर निशा के अलावा काफी सारी लड़कियां भी थी और उसको देखकर सभी को आजाद करवाकर पुलिस को वहां पर बता दिया था, जिससे काफी सारे गुंडे उसके पीछे पड़ गए थे। इसी बीच उसको देखते बॉस को देखते कहते कि आपका इंटरव्यू तो काफी पहले ही खत्म हो चुका था, आप सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इस पर गौतम कहता है कि एक्चुअली मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और इससे में कुछ खराबी हो गई। ये बात सुनकर निशा का बॉस गौतम को निशा के साथ ऑफिस की गाड़ी में भेज देता है एंड इस गाड़ी को इस ड्राइव करना चला रहा होता है। तभी इनकी गाड़ी को दो बाइक वाले पीछा करते हैं। ये देखकर गौतम ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने के लिए कह देता है। कुछ देर की चेंजिंग के बाद बाइक इनकी गाड़ी के सामने आकर ड्राइवर, निशा और गौतम तीनों को मार देता है। अब गौतम फिर मर गया था, मगर इसको दिन 12 बजते ही दोबारा से एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये कुछ दोबारा रिपीट होने लग जाता है। अगले दिन होते ही गौतम दोबारा फ्रैंकलिन से मिलने जाता है। उसे कुछ समझ आकर उसे सारी बातें बताता है। वो कहता है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस लूप में यूएफओ के रेडिएशन की वजह से फंस गया हूँ
हुआ। इस पर फ्रैंकलिन कहता है कि मैं एक उस यूएफओ को यहाँ आने से पहले यहाँ से दूर भेजने की टेक्नोलॉजी पे काम करने में लगा हुआ था। एंड इसके बाद गौतम सीधा अपने दोस्त किटी के पास जाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। किटी पहले तो गौतम की बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब गौतम उसको बताता है कि तुम कुछ देर में मेरे घर 2 और लोगों के साथ आने वाले हो, और जाकर किटी को विश्वास हो जाता है। अब गौतम कहता है कि मैं ये दिन करीब 9 बार जी चुका हूँ, और कोई ऐसा है जो निशा को मारना चाहता है। मैं हर बार उसको बचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नाकामयाब हो जाता हूँ। लेकिन मैंने उन लोगों को बाइक का नंबर याद कर लिया है, तुम उनको ट्रैक करने में मेरी मदद करो प्लीज जल्दी। किटी इन बाइक को ट्रेस करने लग जाता है और 2 लोगों को पकड़ भी लेता है। और तब फिलहाल किटी अपने दोस्तों से धोता है कि वह लोग इन नंबर को इनको देखते हुए कहते हैं कि हमें इस आदमी ने निशा को मारने की सिपाही दी थी, और इसने हमसे फोन पर ही बात करी की। एंड दोस्तों, ये नंबर उन लोगों ने दिया होता है, ये नंबर किसी राजेश नाम के आदमी का होता है। राजेश असल में निशा का ईगो वर्कर है, जो कि जैसे गौतम को अपने करीब आते हुए देखता है तो वहां से तुरंत भाग खड़ा होता है, लेकिन कैसे भी करके गौतम उसको पकड़ लेता है। तब राजेश बताता है कि कुछ लोग एक दिन मेरे घर घुस गए थे, उन्होंने मेरी पत्नी और बच्चे को पकड़ लिया था, और फिर वो लोग निशा के बारे में डिटेल पूछने लग गए थे, मतलब कि वो किस टाइम ऑफिस जाती है, किस टाइम चाहती है, वगैरह वगैरह सब। मेरे बच्चे और बीवी की जान को सवाल था, इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया था, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। सिपाही दी थी निशा को मारने की, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। एंड यहाँ रात को निशा को बचाने के लिए किटी उसे अरेस्ट करके अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। इस गाड़ी में गौतम भी होता है। अब ये लोग जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो कुछ ही देर में उनकी गाड़ी के आगे कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, जो कि गौतम, किटी और निशा को गोली से छलनी कर देते हैं। फिर 12 बजते ही ये दोबारा दिन शुरू हो जाता है। रिसेंट गौतम की नींद ठीक 7 बजे खुलती है, और वो जल्दी से तैयार होकर निशा के ऑफिस में उसको मिलने जाता है। फिर उसे इमोशनल होकर हर चीज बताता है, प्यार से समझाता है उसको हर चीज को, जो भी उसके साथ हो रही है। कहता है कि तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता, मुझे तुमको ये तक बचाना है, तो रहना है जब तक कि मैं लोग खत्म नहीं हो जाता। एंड उसकी बातों को इस बार निशा समझ जाती है और उस गौतम की माफी मांगने लग जाती है, उसे माफ भी कर देती है। और दोस्तों, यहाँ पर दोस्ती फिर एक हो जाते हैं दोनों। निशा और गौतम से पूछते हैं कि तुम याद करो कौन हो सकता है तुम्हें जान से मारने वाला, लेकिन निशा तो वो कहती है याद नहीं होता, उसे किसी पे भी शक नहीं होता। फिलहाल गौतम जब ऑफिस से बाहर निकलता है तो उसे एक बार कार दिखती है, जो कि माइकल से की होती है। वो कार गौतम के हर लूप में इसके आस पास से ही रहती है, जो कि काफी अजीब बात भी है, मतलब कि कहीं ना कहीं माइकल उसका पीछा कर रहा है। इस पर गौतम को शक हो जाता है। माइकल से खुफिया ठिकाने का पता करके गौतम निशा के साथ यहाँ पर जाता है, जहाँ पर काफी अजीब अजीब तरह के डिवाइस रखे हुए थे। यहाँ पर एक बोर्ड पर गौतम के साथ अलग अलग दिन में हुई घटनाएं लिखी हुई थी, मतलब कि माइकल ये सब कुछ प्लान कर रहा था। अब यहाँ पर माइकल तो नहीं था, इसलिए गौतम और निशा साथ में जाने लग जाते हैं, मगर रास्ते में माइकल के आदमी दोनों को किडनैप करके ले जाते हैं। फिर एक सुनसान जगह पे दोनों को लाया जाता है, जहां माइकल तुरंत बिना वक्त गवाए निशा को गोली मार देता है। फिर वो कहता है कि गौतम, तुम कई बार नाकाम होने के बाद भी निशा को बचाने की कोशिश कर रहे हो, इसकी किस्मत में यही लिखा हुआ है, तुम मान लो ये दरअसल माइकल एक आर्टिफिशियल आर्ट बनाने में लगा हुआ है, जिसे उसने ही बना लिया था, लेकिन उसे टेस्टिंग के लिए उसे कुछ लोग चाहिए थे, इसलिए उसने लड़कियों को किडनैप करना शुरू कर दिया था, ताकि वो इससे अपने टेस्ट को पूरा कर सके। और पुलिस इसे वीमेन ट्रैफिकिंग के केस में समझ कर किसी और को ही डायरेक्शन में काम करती है। इसी तरह किसी को भी शक इस तरफ में नहीं जाएगा, ये उसका प्लान था। कई लड़कियां उसके टेस्ट की वजह से मर भी गई थी, लेकिन माइकल ने रुकने का नाम लिया था। और फिर एक दिन निशा ने स्ट्रिंग ऑपरेशन करके माइकल के गैंग को पकड़वा दिया था। पुलिस उसे ढूंढने लगी थी और इस जगह को पुलिस ने सीज कर लिया था। माइकल के खिलाफ निशा के हाथ कई सारे सबूत लग गए थे, जिसको वो आईजी को देने वाली थी। इसलिए जिस रात यूएफओ यहाँ पर आया था, तब माइकल ने निशा को मरवा दिया था, और इसी चीज को माइकल एक ब्रिज पर रात में कंफर्म कर रहा था। लेकिन तभी उसे यूएफओ दिखाई और माइकल के साथ वही सब होने लगा था जो गौतम के साथ हो रहा था। वो बार बार एक ही दिन जीने लगा था और हर बार एक ही काम करने लगा था। अब माइकल आगे कहता है कि इसलिए मैं हर बार निशा को मरवा देता था, क्योंकि मुझे पता था कि कभी ना कभी ये लोग खत्म कर दे जरूर होगा, और तभी निशा की मौत जरूर होगी। एंड इसी बीच मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम भी उसी लूप में फंसे हो, तो इसलिए मैं तुम पर भी नजर रखने लगा था। तुम निशा को बचाने में लगे हुए थे, और इस चक्कर में मैं भी कर रहा था, जिसका नाम जंगो होता है। मैं हर रोज इस डिवाइस की इन्फेक्शन को बदलता गया था, और वो तैयार हो चुकी थी, जिसे मैं आज एक्टिवेट कर लूंगा और ये फिर वापस चला जाएगा। ऐसा करने से लूप भी फाइनली एंड हो जाएगा और ये अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएगा। एंड ये चीज सुनते ही गौतम माइकल के एक आदमी के हाथ से गन छीन लेता है और माइकल को घर शूट कर देता है। जवाब में माइकल भी उसको शूट कर देता है। इस तरह दोनों मर जाते हैं और दिन होता है फिर दोबारा से रिसेंट में। इस बार माइकल जल्दी से अपने 2 आदमियों के साथ गौतम के घर पहुंचता है, जहाँ वो पहले से निकल चुका था। वो फोन पर केटी को कुछ दोबारा से समझाता है। गौतम यहाँ से सीधा फ्रैंकलिन के पास पहुंचता है और उसे माइकल की सच्चाई बता देता है कि कैसे वो
आपको इस्तेमाल कर रहा है। गौतम फ्रैंकलिन के से ये भी कहता है कि आप आज किसी भी कीमत पर इस जंगो नाम के डिवाइस को एक्टिव कर देना और याद रखें कि किसी भी तरह ये माइकल के हाथ ना लगे। फ्रैंकलिन जंगो को लेकर अपने घर चला जाता है ताकि उसे माइकल ढूंढ ना पाए। इधर माइकल ने निशा को किडनैप कर लिया था, जिसका किसी भी तरह गौतम पीछा करता है और जहां निशा को माइकल ने कैद किया था वहां पहुंचकर गौतम उसे आजाद भी कर रहा था। तभी उसको किसी जगह पर माइकल आ जाता है और जो आते ही पहले निशा को गोली मारता है। ये देखकर गौतम माइकल के पेट में एक लोहे की राड घुसा देता है। इस पॉइंट पर मरने से पहले माइकल कहता है कि अगर ये दिन रिसेंट हुआ तो तुम भी निशा को बचा सकते हो और इसलिए इस दिन को रिसेंट होना बहुत जरूरी होता है। जवाब में गौतम कहता है कि इस लूप के खत्म होने के साथ तेरा भी खत्म हो जाएगा खेल, वही राज निशा की ओर कर बचा लूंगा। एक न्यूरो सर्जन जो है इतना कहने के साथ जो माइकल के पेट में रोड को अंदर घुसा हुआ था, जिसकी मौत हो जाती है। फिर उसे जल्दी से गौतम लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, उसको ऑपरेशन करने लग जाता है। दूसरी तरफ 12 बजने से पहले फ्रैंकलिन को जंगल डिवाइस यूएफए के आते ही एक्टिवेट करनी थी। गौतम के पास ज्यादा वक्त नहीं था, इस कारण वो भी ज्यादा टेंशन में होता है कि उसे कुछ भी करके निशा को टाइम रहते बचाना होगा। फ्रैंकलिन यहाँ यूएफए के आते ही जंगो डिवाइस ऑन कर देता है, जिससे कि एक रास्ते यूएफए को टकरा जाती है और यूएफए वापस लौट जाता है। अगले दिन जब गौतम जागता है तो दरवाजे पर उसकी नौकरानी होती है, जो गौतम से कहती है सर आज मुझे सब्जी नहीं मिली। एंड जल्दी गौतम उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसे एहसास होता है कि ये नया दिन है और जो खत्म हो चुका है। गौतम देखता है कि निशा की जान बच चुकी थी और खतरे से बाहर है। साथ ही साथ इस दौरान दोस्तों गौतम उसके दोस्त किटी को फोन आता है, जो उसे कहता है कि उस जगह पर हमने माइकल की लाश नहीं मिली है। एंड उसके कहते ही सीन दूसरी ओर शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि माइकल की लाश को उसके लोग वहां से लेकर गए थे, वो जो माइकल बना हुआ था आर्टिफिशियल, एंड उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट करते हैं। उसके लगते ही माइकल की आंख खुल जाती है, मतलब ये दोबारा से जिंदा हो गया था, जो कि गौतम निशा से अपना बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। मगर ये चीज हमें मूवी के अगले पार्ट में दिखाई जाएगी, तो आप इंतजार